नमस्कार, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशन स्टेशन। चुनाव आ चुके हैं और जनता को अपने नफा नुकसान के बारे में सोचने का सही समय भी। आज हम बात करेंगे उन नीतियों के बारे में जो पिछली यूपीए की सरकार की जो नीतियां थी वो जनता के कितनी हित में थी, और इस समय वर्तमान में एनडीए सरकार की बात भी करेंगे और इस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये नीतियां किस प्रकार से जनता के हित में है। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि भारत की करेंसी रुपया टॉप 10 एशिया की लिस्ट से बाहर हो गया है। ऐसे तो हमारे विश्व गुरु के बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके जनता को गुमराह करने का काम करती हैं, कहीं ना कहीं उससे हमारे देश की एक महत्वपूर्ण प्रतिभा जो विश्वगुरु के तौर पर चमक चुकी है, उस पर भी एक बड़ा धब्बा देखा जा सकता है। आज हम बात करते हैं यूपीए सरकार के कार्यकाल के बारे में और लगातार इस चुनावी सीरीज के साथ आपको हम बताएंगे कि किन नेताओं की कितनी सूची काली है और कौन से नेता देश हित में बराबर लगे हुए हैं। फिलहाल हम बात करते हैं मनमोहन सिंह सरकार की उन 10 साल के विस्तृत व्याख्यान की, जिसके अंतर्गत देश को अनेक नई योजनाएं मिली, देश को अनेक तरह की जो व्यवस्थाएं थी वो मिली और देश को उन योजनाओं के माध्यम से क्या क्या लाभ हुए। उसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए सरकार के बीते हुए 10 साल के बारे में कि एनडीए सरकार की क्या उपलब्धियां रही और क्या क्या एनडीए सरकार से जनता को लाभ हुए। चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। बने रहिए नेशन स्टेशन के साथ। तो मनमोहन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी, आधार कार्ड और जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट स्कीम के अंतर्गत देश की जनता को जीरो बैलेंस और नॉन मेंटेनेंस चार्ज के साथ बैंकों के साथ जो होने वाली कटौती है उससे राहत दी गई थी। परंतु एनडीए सरकार के आने के बाद से साल 2017 में नियमों में बदलाव कर नॉन मेंटेनेंस चार्ज को एप्लीकेबल किया गया और लगातार जनता की जेब पर उसका बोझ पड़ता देखा जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी योजना थी भूमि अधिग्रहण बिल, जिसके अंतर्गत किसानों को उनकी भूमि के एवज में सरकार द्वारा एक निश्चित मुआवजा राशि दी जाती थी और किसान खुशी खुशी अपने जमीन को सरकार की उद्योगों में या फिर सड़क योजनाओं में या फिर अनेक तरह के उद्यमों में दे दिया करते थे। इसके एवज में किसान को एक अच्छी खासी रकम मिलती थी, या यूं कहें कि सर्किल रेट जिसे हम कहते हैं, उसका 4 गुना उसे रकम मिलती थी और किसान अपने जीवन यापन के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खाता था। तीसरी स्कीम थी फूड प्रोटेक्शन बिल, जिसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त राशन की व्यवस्था की जाती थी। सरकार द्वारा उन भारत के गरीब तबकों तक मुफ्त राशन पहुंचाया जाता था जिनके पास खाने पीने रहने या फिर अनेक तरह की असुविधाओं का हवाला दिया जा रहा था सरकार की तरफ से, और उनको मुफ्त राशन की व्यवस्थाएं कराई जा रही थी। अब बात करते हैं चौथी योजना के बारे में। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार दिया गया। लोगों को उत्साहित करने के लिए व रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनके गांव, उनके शहरों में ही मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रत्येक लेबर वर्ग, मजदूर वर्ग को 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई। अब बात करते हैं 5वीं योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत भारत के लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया गया। अनेक तरह की योजनाएं, स्कीम चला करके लोगों को पढ़ाई लिखाई, उनके कपड़े, स्कूल ड्रेस, कॉपी किताब, इसकी व्यवस्थाएं की गई। इसी के साथ बच्चों को स्कूल लाने का दबाव बनाया गया, स्कूल पहुंचने का उनके गार्जियन को, पेरेंट्स को, जिससे कि हमारे देश का भविष्य पढ़ लिख कर शिक्षित हो सके और भारत विश्व गुरु की ऊंचाइयों को दोबारा प्राप्त कर सके। अब बात करते हैं 6वीं सबसे बड़ी योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत आरटीआई एक्ट के अंतर्गत राइट टू इंफॉर्मेशन की भारतीय लोगों को यह अधिकार उपलब्ध कराए गए कि राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत
किसी भी विभाग से किसी भी तरह की जानकारी को मांगा जा सकता है, जिसके नहीं दिए जाने पर लीगल एक्शन की भी, दंडात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। परंतु जिस तरीके से लीगलिटी को चुनौती दी जा रही है वर्तमान में, उसको देखकर समझा जा सकता है कि भ्रष्टाचार की निरंकुशता किस तरीके से किस पार्टियों के फेवर में अपना गुणगान गा रही हैं। अब हम बात करते हैं 7वीं बड़ी योजना के बारे में। सरकार पर बड़ा दांव लगाकर मनमोहन सिंह की सरकार ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर वॉरफेयर का समझौता किया था, जिसके अंतर्गत अमेरिका के अनेक तरह के प्रतिबंधों, विरोध के बावजूद सरकार को दांव पर लगाकर मनमोहन सिंह ने एक बैठक की थी। उसके अंतर्गत भारत को न्यूक्लियर संपन्न बनाने की एक जो रास्ता था उसको भी प्रशस्त करने का काम किया था। अब हम 8वीं योजना के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके भारत में खरबों की निवेश लाई गई। भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए, भारतीय लोगों को रोजगार सृजन करने में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, जिसके अंतर्गत अनेक लोगों को, अनेक तरह के वर्गों को रोजगार के लिए दर दर भटकने को मजबूर नहीं होना पड़ा और अपने ही देश में एक समुचित, शिक्षित और संकल्पित रोजगार भी प्राप्त हो पाया। अब बात करते हैं 9वीं बड़ी योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत वैश्विक मंदी में भारत के 2008 के वैश्विक मंदी के दौरान किसी भी प्रकार से अप्रभावित करने के बारे में, जिसके अंतर्गत पूरे विश्व के देश जिस समय 2008 के समय की अगर हम बात करें तो वैश्विक मंदी की चपेट में रहे हैं, परंतु इससे भारत अछूता रहा। यह हमारे देश के लिए गर्व की बात है। भारत को वैश्विक मंदी से बचाने के लिए सबसे बड़ा योगदान यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री व अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को जाता है। अब हम बात करते हैं 10वीं सबसे बड़ी योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत इकोनॉमी रिफॉर्म के अंतर्गत भारत को अनेक तरह के आर्थिक संकटों से बचाने का काम किया गया। आज हम यूपीए सरकार और एनडीए सरकार की उपलब्धियों पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा सांसद से रिटायर हुए हैं। इसी के साथ उनके नाम पर अनेक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी खिताब पहले ही जारी किया जा चुका है, परंतु वर्तमान सरकार में एनडीए सरकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री बने माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जाना कहीं ना कहीं यह एक सवाल खड़ा करता है कि जनता के प्रश्नों का उत्तर किन तरीकों से लिया जा सकता है। कहीं ना कहीं अनेक कार्यक्रमों के साथ साथ मन की बात और अनेक तरह के इंटरव्यू और अलग अलग तरह के शो के माध्यम से सिर्फ अपनी बात बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के देश को चलाना कहीं ना कहीं देश के लोगों के सवालों से समझौता करने जैसा है, क्योंकि बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के लोगों के सवाल बिल्कुल भी जाने नहीं जा सकते। लोकसभा चुनाव का दौर है। इस समय जिस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं, कहीं ना कहीं इसी के साथ जनता को भी यह स्पष्ट तौर पर समझना है कि हमारा भविष्य किस पार्टी के साथ है। क्या हम उन पार्टियों के साथ अपना भविष्य सुरक्षित देख सकते हैं जो बिना किसी शिक्षा, रोजगार और अनेक तरह के जो हमारी बुनियादी सुविधाएं हैं उनको नजरअंदाज कर सिर्फ धार्मिक मुद्दे के आधार पर अपना दमखम दिखाती रहती हैं। आज हमें अपने भविष्य के लिए जागने की आवश्यकता है। आज हमें उन कर्तव्यों को निभाने की जरूरत है जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं। महाराष्ट्र के अनंत हेगड़े ने अब की बार 400 पार के नारे के साथ यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार के बाद संविधान बदलने की भी संभावना दिखा रही है। कहीं ना कहीं इस तरह के विवादित टिप्पणी जो भारत को राजनीतिक गुलामी की मानसिकता से बंधे हुए दिखाते हैं, यह पूरी तरीके से जब तक जनता जागरूक है तब तक पूरी तरीके से इसे बस में किया नहीं जा सकता है। लगातार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ व वास्तविक प्रतिरूपों को साक्षात्कार करने के लिए बने रहिए नेशन स्टेशन के साथ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को अनेक लोगों तक पहुंचाएं जिससे वास्तविकता का अनुमान लगाया जा सके। नमस्कार।